नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है 2025 का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। अगर बीए के प्रथम सेमेस्टर में आप हैं, आपका सब्जेक्ट चाहे मेजर में आपका इंग्लिश है, इंग्लिश की परीक्षा आपकी 27 तारीख को लगी हुई है। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय यानी कि CCSU के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से जो मैं आज 75 क्वेश्चंस देखूंगा, ठीक है, 75 क्वेश्चंस के अलावा यहाँ से कम 100 से 150 क्वेश्चंस आपके तैयार होने वाले, क्योंकि एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर और CCSU का मेजर पेपर है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका। साथ ही साथ में आपका इस राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में माइनर में अगर आपका इंग्लिश है, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको इंग्लिश प्रोज एंड अदर प्रोज राइटिंग स्किल के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको समझाने का प्रयास रहेगा, तो कहीं पर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश को लेकर के आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैं लगातार कम से कम इस पर काम किया हूँ, और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है नहीं बेसिकली, लेकिन आपका प्यार जो था उसने मुझे कहीं ना कहीं पे खींच लाया और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ इन सभी प्रश्नों को लेकर के। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाबू, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बताऊं कि जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, MJ पैरू बरेली, महाशाकुंभरी सहारनपुर, या किसी में भी माइनर का पेपर अगर है तो माइनर का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, इन सभी में माइनर का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। तो माइनर के पेपर अगर ऑब्जेक्टिव में है इंग्लिश तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मेजर में भी है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं प्रश्नों की श्रृंखला पर चलता हूँ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चंस, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप देखने का प्रयास करेंगे इन चीजों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूड इन अ कवर लेटर। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया बेटा? प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित में से शुड नॉट बी इंक्लूड इन अ कवर लेटर, यानी कह रहा है कवर लेटर में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपका इनमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डिटेल ऑफ प्रॉब्लम्स यू होम हैड विथ द प्रीवियस एम्प्लॉयर, यानी कि आपको किसमें नहीं एक प्रकार से इसमें जो है शामिल करना चाहिए। देखिए, रीजन ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, यानी आपका क्या उद्देश्य है, क्या किन कारणों से आप इसका अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आप मेंशन कर सकते हैं। स्किल्स, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस दैट आर रिलेवेंट टू द पोजीशन अप्लाइड फॉर, यानी जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशंस, आपके पास क्षमता कितनी है, एक्सपीरियंस क्या है, वो सब आप चीज़ें इसको मतलब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कवर लेटर में। साथ ही साथ में आप इंटरेस्ट अब्लिक नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस संगठन के बारे में आप कितना इंटरेस्टेड हैं और कितनी जानकारी रखते हैं, ये सब आप जो है बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सी वाला ऑप्शन जो है ये आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना होता है, यानी कवर लेटर पेशेवर और सकारात्मक होना चाहिए। पिछले बॉस के साथ विवाद जो आपका हुआ है उसका जिक्र करना आपकी छवि खराब कर सकता है, इसलिए प्रीवियस जो है जो एम्प्लॉय होता है एम्प्लॉयर, उससे आपका क्या विवाद हुआ है, पिछली आपकी क्या एक प्रकार से पिछले नियोक्ता के साथ जो आपकी समस्या है उसका विवरण आपको यहाँ पर नहीं करना चाहिए कवर लेटर में। ये राइटिंग स्किल्स का एक प्रकार से प्रश्न था। ठीक है, अच्छा यहीं पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, इसी को भी साथ ही साथ में हम देख लेंगे। ठीक है, चूंकि फिर से इसको हटाना पड़ेगा तो फिर से आपका आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट यू रियली वांट टू गो ऑन अ field trip, write a letter to your class teacher and try to make her organize a fun field trip। आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है बेटा? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट, यानी कि इस प्रॉम्प्ट का उद्देश्य क्या है। यू रियली वांट टू गो ऑन अ फील्ड ट्रिप, यानी कह रहा कि आप वास्तव में फील्ड ट्रिप पर जाना चाहते हैं। आगे कह रहा है आपसे कि राइट अ लेटर टू योर क्लास टीचर एंड ट्राई टू मेक हर ऑर्गेनाइज अ फैन फील्ड ट्रिप।
अपनी कक्षा अध्यापिका को आप पत्र कैसे लिखेंगे या कैसे लिखना है, इन्फॉर्म या परस्यूड या इंटरटेन या जो है क्यूरियस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इस प्रॉम्प्ट का उद्देश्य क्या है, आप वास्तव में फील्ड ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो अपनी कक्षा अध्यापिका को लेटर आप कैसे लिखेंगे या किस तरीके का लेटर लिखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परस्यूड, यानी परस्यूड वाला लेटर लिखेंगे। इसका बी ऑप्शन, परस्यूड माने होता है राजी करना या अपनी कक्षा अध्यापिका को से अनुनय करना, विनय करना कि मैडम जी ले चलिए, मतलब कि एक ऐसा भाव जो कि अनुनय को दिखाता हो, उसको परस्यूड बोलते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षिका को ट्रिप आयोजित करने के लिए मनाने या राजी करने की कोशिश को परस्यूड कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, लगे हाथ चौथा क्वेश्चन भी आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, हु इंट्रोड्यूस्ड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको आप पीपीटी कहते हैं, उसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं, आल्सो नोन एज स्लाइड शो। कह रहा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे स्लाइड शो भी कहा जाता है, किसने पेश किया था इसको? तो इसको किसने पेश किया था बेटा? इसको पेश किया था रॉबर्ट गॉस्किन। किसने किया था? रॉबर्ट गॉस्किंस और डेनिस ऑस्टिन ने इसको जो है, इसको क्या किया था? इसको पेश किया था किसको? जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। ये बात ध्यान रखेंगे। 1987 में फोरथॉट इंक नाम की कंपनी के लिए इसे विकसित किया गया था, पीपीटी को। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। यहीं पर प्रश्न आपका आ चुका है, एट द रेट इन एन ईमेल एड्रेस इज यूज्ड टू। आपसे कह रहा है कि ईमेल पते में एट द रेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एट द रेट का उपयोग जो है बेटा, यूजर नेम को ISP यानी कि डोमेन नेम से अलग करने के लिए, यानी कि इसका सेपरेट यूजर नेम फ्रॉम ISP, सेपरेट यूजर नेम फ्रॉम ISP करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी यह उपयोगकर्ता के नाम और मेल सर्वर जैसे gmail.com के बीच एक विभाजक का काम करता है। जैसे आपका नाम है, जैसे कोई भी आपका नाम मान लेते हैं, आपका नाम है मुकेश, तो आप लिखते हैं मुकेश 1 2 3 @gmail.com, ठीक है। तो gmail.com और मुकेश 1 2 3 इन दोनों के बीच में क्या करता है? क्या करता है? एक विभाजक का काम करता, तो यही @ का काम होता है। तो ये आपका किस लिए? ये डोमेन नेम से अलग करने के लिए। यूजर नेम क्या है आपका? मुकेश 1 2 3 यूजर नेम है। डोमेन नेम क्या है आपका? gmail.com। तो मतलब ISP, तो यूजर नेम और ISP यानी डोमेन नेम दोनों को अलग करने का काम ये करता है, एक विभाजक का काम करता है @ पांचवा नंबर क्वेश्चन सही पर आप देख लीजिएगा। प्रश्न है, द टर्म करिकुलम BT हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस लैंग्वेज, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन या ग्रीक। तो करिकुलम BT जिसको CB कहा जाता है, करिकुलम BT या CB किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा का ये शब्द है? तो यह लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इट जो है लिटरेरी मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ इन लैटिन, यानी इसका मतलब क्या होता है? करेज ऑफ लाइफ, यानी जीवन का मार्ग, या कह सकते हैं लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है, करिकुलम BT का मतलब क्या होता है? जीवन का मार्ग, ठीक है। आगे देखो, मजा आ रहा है पढ़ने में? आपको ऐसा इंग्लिश कहीं पर आपको समझने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो आप इस हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर को। ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे, चाहे माँ विंध्यवासिनी हो, चाहे CCSU हो, सभी के लिए लेक्चर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी बेहतर ढंग से यहीं पर आपकी करवाई जाती है। प्रश्न आपका है, द फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस इज। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न आपसे छठा नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, द प्रोज दैट फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस इज। वह गद्य, वह प्रोज दैट फोकस जो फोकस करता है, वह गद्य जो लोगों, स्थानों, वस्तुओं और अनुभवों का वर्णन करने पर केंद्रित होता है, फोकस्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? उस गद्य को हम लोग डिस्क्रिप्टिव प्रोज कहते हैं, यानी कि इसको डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक गद्य जिसको हिंदी में कहते हैं। ऐसा गद्य जो वर्णन करता है किसका? लोगों का, स्थानों का, वस्तुओं का, अनुभवों का, ठीक है। डिस्क्राइबिंग करता है किसका?
पीपल्स, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव प्रोज। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आपका महोदय, प्रश्न है द फुल नेम ऑफ एजी गार्डिनियर इज। प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? 9वां नंबर क्वेश्चन शब्द लगे हाथ में देख रहा हूँ, चूंकि बगल ही में है तो आपको इसको बताता हूँ चलता हूँ। एजी गार्डिनर का पूरा नाम क्या है? एजी गार्डिनर का पूरा नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने बी लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अल्फ्रेड गार्डिनर जो थे बेटा एक ब्रिटिश पत्रकार और निबंधकार हुआ करते थे। ही वाज अ फेमस ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड एसिस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये 10वां नंबर प्रश्न भी देख लें। हु स्माइल वाज ट्विंकलिंग। प्रश्न आपसे क्या करे, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करे बेटा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। प्रश्न है हुज स्माइल वाज ट्विंकलिंग, यानी किसकी मुस्कान झिलमिला रही थी? ऑप्शन ए रिफ्यूज आइजैक का, विलियम का, या एम आर आस्क्विट का, या फिर जो है लॉयड जॉर्ज का। वूज स्माइल यानी किसकी मुस्कान झिलमिला रही थी? तो विलियम की मुस्कान जो थी झिलमिला रही थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी द स्पेसिफिक फिजिकल डिस्क्रिप्शन इज यूज्ड फॉर बिल्सन। बिल्सन, विलियम नहीं, बिल्सन। ठीक है। कहानी के संदर्भ में विशेष शारीरिक विवरण जो दिया गया है बिल्सन के लिए उपयोगी होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन यहीं पर आप देख लीजिएगा। प्रश्न, द पर्सन टेलिंग द स्टोरीज, बताएं। 7वां नंबर क्वेश्चन से आप क्या पूछा गया बेटा? फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन से कहानी सुनने वाला व्यक्ति कौन होता है? द पर्सन टेलिंग द स्टोरी इज। कहानी सुनाने वाला व्यक्ति, सुनने नहीं, टेलिंग यानी कहने वाला, कहानी कहने वाला या कहानी सुनाने वाला व्यक्ति क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? प्रोटागोनिस्ट नहीं, एंटागोनिस्ट नहीं, उसको पोएट बोलते हैं, नहीं पोएट तो कवि होता है। नरेटर बोलते हैं। तो कहानी कहने या सुनाने वाले व्यक्ति को नरेटर कहा जाता है। द नरेटर इज द वॉइस दैट स्पीक्स और टेल अ स्टोरी, यानी कथानक या कथावाचक जो होता है वह आवाज या वह पात्र होता है जो कहानी को बयां करता है, कहानी को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है इसी पर। आर के नारायण's वर्क्स आर सेट इन द फिक्शनल टाउन। प्रश्न आपसे कह रहा है 11 नंबर, आर के नारायण's वर्क्स आर सेट इन द फंक्शनल टाउन, यानी आर के नारायण की कृतियां किस काल्पनिक शहर जो है से में स्थापित हैं, किस काल्पनिक शहर से रिलेटेड हैं? तो वो है मालगुडी। मालगुडी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालगुडी इज अ फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया क्रिएटेड फॉर हिज स्टोरीज, यानी मालगुडी दक्षिण भारत का एक काल्पनिक शहर है जिसे उन्होंने अपनी कहानियों में बनाया था। किसने? आर के नारायण जी ने, जो भारतीय एक इंग्लिश राइटर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन आप इसी पर देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है एन ऑटोबायोग्राफी इज, यानी एक आत्मकथा क्या होती है? एन ऑटोबायोग्राफी इज, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ वंस लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक ऐसा अनुभव जो स्वयं के जीवन और अनुभवों का स्वलिखित विवरण होता है, सेल्फ रिटन अकाउंट होता है। वंस लाइफ एंड एक्सपीरियंस, ओन्स लाइफ एंड एक्सपीरियंस, वो होता है आपका क्या? ऑटोबायोग्राफी। लेखक खुद के द्वारा खुद के जीवन के बारे में खुद ही लिखता है, यानी व्हेन अ पर्सन राइट्स द स्टोरी ऑफ दियर ओन लाइफ, यानी जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कहानी को लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब कोई लेखक किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति की एक प्रकार से जीवन के बारे में लिखता है, उसको हम क्या कहते हैं महोदय? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जीवनी कहते हैं, उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन इसी पर आप देख लीजिए साथ ही साथ में। हु वाज द फेमस इंडियन पोएट? कौन प्रसिद्ध, इनमें से कौन प्रसिद्ध इंडियन पोस्ट है? हु वाज द फेमस इंडियन पोस्ट टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1993? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है बाबू। प्रश्न ये देखें, थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये प्रश्न में 1913 होना चाहिए इनमें ऑप्शन के हिसाब से, चूंकि ऐसे पोस्ट पूछा गया, पोस्ट सरोजिनी नायडू, गुलजार, कमला दास, इन सभी को नहीं, बल्कि नोबेल प्राइज मिला है 1993 नहीं 1913 में। ठीक है।
1913 बेटा, यहाँ पर 93 गलत लिखा हुआ है। 1913 में मिला है, किसको मिला है? 1913 में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। किस पर मिला है? उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, उस रचना का नाम है कौन सा नाम है? उस रचना का नाम है गीतांजलि नाम की पुस्तक पर मिला है। उनकी कविताओं का संग्रह गीतांजलि। ही वान, रविंद्रनाथ टैगोर वान इट फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। उनकी कविताओं का संग्रह गीतांजलि पर 1913 में उनको एक प्रकार से क्या मिला है? उनको मिला है भैया नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। वो प्रसिद्ध भारतीय वही हैं। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि कौन है? यहाँ पर पोस्ट लिखा पर पोएट होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्क राज आनंद? प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी? मुल्क राज आनंद की कहानी का नाम है द बार्बर्स ट्रेड्स यूनियन। मुल्क राज आनंद की पुस्तक है। तो पूछा जा रहा है कि प्रोटागोनिस्ट माने होता है मुख्य पात्र। तो मुल्क राज आनंद की कहानी का, जो कहानी का नाम है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, उसका मुख्य पात्र कौन है? उसका मुख्य पात्र है बेटा कौन? चंदू। चंदू उसका मुख्य पात्र है। चंदू इज अ बार्बर बॉय, यानी कि वह नाई का लड़का है। हु स्टार्ट्स अ यूनियन अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वह सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक यूनियन शुरू करता है। जो चंदू नाम का नाई का लड़का है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 16 नंबर क्वेश्चन। इसी साथ ही साथ में हम आपको बता दूं 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू बेकन्स व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड स्टडी द लॉयर केसेस? प्रश्न आपसे कह रहा है 16 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 16 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का बताएं। कह रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू बेकन्स व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड स्टडी द लॉयर केसेस, यानी बेकन के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति को वकीलों के केस यानी वकीलों के मामले का अध्ययन करना चाहिए? तो किस प्रकार के व्यक्तियों को लॉयर केस के बारे में अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति जो एक प्रकार से मैन ऑफ वॉन्डरिंग विट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी जो बुद्धि है भटकती बुद्धि वाली, यानी कि मैन ऑफ वॉन्डरिंग बिट्स, भटकती बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा जो हो, जिसकी बुद्धि स्थिर ना रहती हो, भटक रही हो इधर उधर, बेकन्स कहते हैं ऐसे व्यक्ति को वकीलों के केस या मामले का अध्ययन करना चाहिए जिसकी बुद्धि भटकती हो। इन हिज एसे ऑफ स्टडीज बेकन्स सेज इफ अ मैन विट बी वॉन्डरिंग लेट हिम स्टडी द लायर्स केसेस, यानी कि कहते हैं वो अपने निबंध ऑफ स्टडीज नाम का निबंध है बेकन्स का, फ्रांसिस बेकन पूरा नाम है। वो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का मन भटकता है तो उसे वकीलों के मुकदमों का अध्ययन करना चाहिए ताकि उसकी एकाग्रता बढ़ती रहे। 14 नंबर क्वेश्चन आप लगे हाथ देख लीजिए भैया। 14 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई अनीता देसाई? प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बाबू? प्रश्न आपसे कह रहा है कि अनीता देसाई के द्वारा लिखित कृति कौन सी नहीं है, यानी कौन सी रचना अनीता देसाई ने इनमें से नहीं लिखी है? देखें, आप देखते हैं गेम्स एट टू लाइट, द गेम्स ऑफ टू लाइट, ये रचना किसकी है? अनीता देसाई की है। क्राई द पिकॉक, ये रचना भी इन्हीं की, अनीता देसाई की ही है, ठीक है। वॉइसेस इन द सिटी, ये रचना भी इन्हीं की ही है, ठीक है। दैट लॉन्ग साइलेंस, ये रचना इनकी नहीं है, ठीक है। यानी ऊपर की 3 रचनाएं ABC में जो दी गई हैं ये अनीता देसाई ने ही लिखी हैं, जबकि दैट लॉन्ग साइलेंस ये रचना किसने लिखी है? दैट लॉन्ग साइलेंस ये रचना लिखी किसने बेटा? दैट लॉन्ग साइलेंस ये शशि देशपांडे का प्रसिद्ध उपन्यास है, अनीता देसाई का नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे इसी पर। प्रश्न आपका आ चुका है, वेयर वाज चार्ल्स लैम्ब बॉर्न? चार्ल्स लैम्ब का जो जन्म हुआ था, चार्ल्स लैम्ब का, वो कहाँ पर हुआ था? तो चार्ल्स जो है लैम्ब का जन्म लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स लैम्ब का जन्म लंदन शहर के इनर टेम्पल में हुआ था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। नहीं, ये जो भी क्वेश्चन आपका नंबर हो, ठीक है, ये नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 14 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्प्रीसिज्म? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है महोदय? कह रहा है आपसे इम्प्रीसिज्म
के जनक कौन हैं, यानी कि अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म मतलब होता है अनुभववाद। अनुभववाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अनुभववाद के जनक के रूप में हम लोग फ्रांसिस बेकन को जानते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस बेकन जो थे वो अवलोकन और अनुभव के माध्यम से प्राप्त ज्ञान पर जोर देते हैं और अपनी रचनाओं में इसका खूब प्रयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न क्या आपसे कह रहा है? प्रश्न कह रहा है यस्से ऑफ इलिया, यस्से ऑफ इलिया, एलिया, यस्से ऑफ एलिया इज कलेक्शन ऑफ यस्सेज रिटन बाई, यानी कि ये किसके निबंधों का संग्रह है? यस्सेज ऑफ एलिया किसके द्वारा लिखे गए निबंधों का संग्रह है? तो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया। चार्ल्स लैम्ब, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स लैम्ब ने इसको लिखा है, ठीक है। एलिया बेटा एक उपनाम है। एलिया वाज द पेन नेम यूज्ड बाय चार्ल्स लैम्ब फॉर हिज फेमस एसे। एलिया वह उपनाम था जिसका उपयोग चार्ल्स लैम्ब ने अपने प्रसिद्ध निबंधों के लिए किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द कैब ड्राइवर इन द स्टोरी द लेमेंट इज, बताएं। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कहा द कैब ड्राइवर इन द स्टोरी द लेमेंट्स इज, कहानी द लेमेंट में कैब ड्राइवर कौन है? तो कहानी द लेमेंट में जो कैब ड्राइवर है वो जो है आयोना पोटापो, आयन पोटापो या आयना पोटापो जो है यही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैब ड्राइवर है। यही मुख्य पात्र है जो अपने बेटे की मृत्यु का दुख दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करता है, कोई इसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। इसकी कहानी पूरी मैंने बताई है, द एलिमेंट पूरा पढ़ाया हुआ, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका दिया हुआ है। प्रश्न क्या है? द टर्म फॉर अंडरलाइंग आइडिया ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी इज, आपसे कह रहा है एक लघु कहानी के अंतर्निहित विचार के लिए क्या शब्द आप प्रयोग करते हैं? तो उसको बोलते हैं थीम, थीम बोलते हैं। अ टर्म फॉर अंडरलाइंग आइडिया ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी इज थीम, थीम बोलते हैं उसको, विषय वस्तु बोलते हैं। थीम इज द सेंट्रल मैसेज और यूनिवर्सल ट्रूथ इन अ लिटरेरी वर्क, यानी थीम जो होता है वह मुख्य संदेश या सत्य कथन होता है जो किसी साहित्यिक कृति के आधार में होता है और उसी पर का पूरा सिस्टम उनका टिका होता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है 20 नंबर। प्रश्न है इन व्हाट टाइप ऑफ वेदर द स्टोरी गेम्स एट टू लाइट इज सेट, यानी कहानी गेम्स एट टू लाइट किस प्रकार के मौसम में सेट की गई है? तो ये गर्मी के मौसम में सेट की गई है, गर्मी का मौसम था। इन समर वेदर, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टोरी डिस्क्राइब अ वेरी हॉट समर आफ्टरनून इन इंडिया वेयर चिल्ड्रन आर लॉक्ड इनसाइड द डेस्परेट टू प्ले, यानी कि यह कहानी भारत में गर्मी की एक बहुत गर्म दोपहर का वर्णन करती है जहां बच्चे बाहर खेलने के लिए बेताब होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है महोदय। प्रश्न आपका 24 नंबर क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त तरीके से कह रहा है कि अ ट्रेवलॉग इज, ट्रेवलॉग क्या है? ट्रेवलॉग क्या होता है बेटा? ट्रेवलॉग जो होता है अ रिटन अकाउंट ऑफ अ जर्नी और ट्रेवल एक्सपीरियंस, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। ट्रेवलॉग होता है अ रिटन अकाउंट ऑफ अ जर्नी और ट्रेवल एक्सपीरियंस, यानी कि यात्रा के दौरान या किसी यात्रा या यात्रा के अनुभव का लिखित विवरण ही ट्रेवलॉग कहलाता है। 24 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है यहीं पर, अगला 21 वाला देखेंगे इधर, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि मैं एक ही साथ में सारे क्वेश्चंस को आपको समझा पाऊँ। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आपका रहा है। ऐसे ही लेक्चर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि चंदूवान एट स्कूल इन द स्टोरी अ बार्बर्स ट्रेड यूनियन, कह रहा है कि कहानी अ बार्बर्स ट्रेड यूनियन में चंदू ने स्कूल में क्या जीता था? तो चंदू ने स्कूल में छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जीती थी। स्कॉलरशिप ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम लोअर कास्ट चंदू वाज ब्राइट एंड वन अ स्कॉलरशिप, निचली जाति से होने के बावजूद चंदू पढ़ने में तेज था और उसने स्कूल में स्कॉलरशिप जीती थी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है यहीं पर अब 24 नंबर क्वेश्चन है।
द सीबी शुड बी रिटेन इन, यानी कि सीबी माने करिकुलम बीटी, किस भाषा या किस शैली में लिखा जाना चाहिए? तो ये फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, एक औपचारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सीबी जो होता है, अ सीबी इज अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर जॉब एप्लीकेशंस, सो इट मस्ट बी फॉर्मल। यानी कि सीबी एक पेशेवर दस्तावेज होता है महोदय, इसीलिए इसे हमेशा औपचारिक और स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए, कोई लाग लपेट की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 25 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, हु आर ड्रीम चिल्ड्रन, हु आर ड्रीम चिल्ड्रन रिफर्ड टू इन द एस्से। कह रहा है कि निबंध में ड्रीम चिल्ड्रन यानी सपनों के बच्चे किसे कहा गया है, तो बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका, देखें। डी ऑप्शन है आपका, इमेजरी चिल्ड्रन क्रिएटेड बाई लैम्स इमेजिनेशन, यानी लैम्ब की कल्पना के द्वारा बनाए गए काल्पनिक बच्चे। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लैम्ब की कल्पना के द्वारा बनाए गए काल्पनिक बच्चे ही सपनों के बच्चे कहा गया कहानी में, निबंध में, ड्रीम चिल्ड्रन में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उनका निबंध है इन हिज एस्से ड्रीम चिल्ड्रन रिवेयर लैम्स इमेजिनाइज द चिल्ड्रन ही नेवर एक्चुअली हैड। अपने निबंध में लैम्ब उन बच्चों की कल्पना करते हैं जो वास्तव में कभी पैदा ही नहीं हुए थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न 26 नंबर आपसे कह रहा है, व्हाट इज डायनामिक कैरेक्टर। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज डायनामिक कैरेक्टर, फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज डायनामिक कैरेक्टर, डायनामिक कैरेक्टर गतिशील पात्र जिसको बोलते हैं, क्या होता है? तो डायनामिक कैरेक्टर वह होता है, अ कैरेक्टर दैट इज नॉट डिफरेंट और डज नॉट हैव अ चेंज ऑफ हार्ट बाई द एंड ऑफ द स्टोरी। यानी कि एक कैरेक्टर, एक पात्र जो कहानी के अंत तक बदल जाता है या जिसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, उसे ही डायनेमिक कैरेक्टर बोला जाता है। ठीक है, स्थिर पात्रों के विपरीत गतिशील पात्र कहानी के दौरान विकसित या परिवर्तित होते हैं। यानी कहानी धीरे धीरे, पहले वो थोड़ा, जैसे कभी कभी आप देखते हैं पहले कोई मूवी में हीरो रहता है, वो पहले गुंडई करता है, लेकिन कोई घटना ऐसी घटित होती कहानी के अंदर, मूवी के अंदर, कि फिर उसके बाद में वो हीरो बन जाता है। ठीक है, उसके जो है दिमाग में आता है तो वो हीरोगिरी करने लगता है, तो उसी को बोलते हैं डायनामिक कैरेक्टर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर इसी के साथ आप देख लीजिएगा, प्रश्न है व्हिच। 28 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन से प्रश्न आपसे कह रहा है, व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग इंस्पायर्ड द राइज ऑफ द पीरियोडिकल एस्से। यानी निम्नलिखित में से किन दो ने पीरियोडिकल निबंध के उदय को प्रेरित किया है, पीरियोडिकल एस्से को एक प्रकार से उसको इंस्पायर्ड किया है उसके उत्थान में। तो उनका नाम है फ्रांसिस बेकन और मिशेल डी मोर्टेन। ठीक है, फ्रांसिस बेकन एंड मिशेल डी मोर्टेन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मोर्टेन को आधुनिक निबंध का जनक भी माना जाता है। मोर्टेन इज द फादर ऑफ द मॉडर्न एस्से एंड बेकन्स पॉपुलराइज्ड द फ्रॉम इन इंग्लिश। यानी कि बेकन्स ने अंग्रेजी में इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और मोर्टेन जो थे आधुनिक निबंध के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन भी इसी के साथ साथ आप देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, फॉर विच प्रोज स्टाइल इज एजी गार्डनर नोन। यानी कि एजी गार्डनर किस गद्य शैली के जाने जाते हैं? तो वो एक प्रकार से फैमिलियर एंड एनेडिकल इससे के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जो एक प्रकार से एनेक्डोटल, जो एक प्रकार से यानी किस्सा गोई कह सकते हैं उसको, परिचित और किस्सा गोई। यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फैमिलियर एंड जो है एनेक्डोटल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाई डू मॉडर्न राइटर्स टेंड टू प्रेफर प्रोज। आपसे क्या कह रहा है 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डू मॉडर्न राइटर्स टेंड टू प्रेफर प्रोज। यानी कि आधुनिक लेखक गद्य यानी प्रोज को अधिक प्राथमिकता क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि सी ऑप्शन, इट इज मोर नेचुरल एंड रिफ्लेक्ट्स द वे पीपल एक्चुअली टॉक। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाए, सी ऑप्शन।
यानी कि यह स्वाभाविक या अधिक स्वाभाविक है और लोगों के बात करने के वास्तविक तरीकों को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि कविता जो होती है वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेटेड नहीं होती है। प्रोज इज क्लोजर टू एवरीडे स्पीच कंपेयर्ड टू द रिदमिक कंटेंट्स ऑफ पोएट्री, यानी कि कविता की तुलना में गद्य रोजमर्रा की बातचीत के अधिक करीब और सहज होता है, इसीलिए जो है मॉडर्न राइटर्स जो है गद्य को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है व्हाट इज द वर्ड चॉइस ऑफ अ राइट इन अ लिटरेरी वर्क कॉल्ड। 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 30 नंबर कौन बताएगा भाई, 30 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राइट। व्हाट इज द वर्ड चॉइस ऑफ अ राइटर इन अ लिटरेरी वर्क कॉल्ड। साहित्यिक कृति के में लेखक के शब्दों के चयन को क्या कहा जाता है। तो लेखक के चयन के शब्दों को उसमें हम क्या कहते हैं, डिक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का सी ऑप्शन, शब्द चयन बोलते हैं, डिक्शन बोला जाता है। ठीक है, डिक्शन रिफर्स टू द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग एज डिपेंडेंट अपॉन चॉइस ऑफ वर्ड, यानी डिक्शन का अर्थ होता है शब्दों के चयन के आधार पर बोलने या लिखने की शैली को डिक्शन कहा जाता है। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन से महोदय आपका प्रश्न है व्हाट डू वी कॉल टू अ राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट मैटर दैट इज रिवलेटेड थ्रू द यूज ऑफ figurative language, diction, organization of the sentence। प्रश्न आपसे कह रहा है 31 नंबर, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न कह रहा है व्हाट डू मतलब कि कॉल राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट मैटर। इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा बेटा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोन, उसको बोलते हैं टोन, यानी स्वर कहते हैं उसको। बी ऑप्शन, टोन लेखक के विषय के प्रति उसके नजरिए या भावनाओं को दर्शाता है, ये चीज इसमें पूछी गई है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे इसी के साथ ही साथ में। प्रश्न आपका क्या चुका 34 नंबर का, फटाफट से आप देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 34 नंबर, देखेंगे सभी लोग, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है महोदय, प्रश्न कह रहा है a perspective from which a story of a fiction or non fiction is told। कह रहा है आपसे 34 नंबर क्वेश्चंस कि वह परिप्रेक्ष्य या वह पर्सपेक्टिव जिससे फ्रॉम विच अ स्टोरी ऑफ फिक्शन और नॉन फिक्शन इज टोल्ड, वह परिप्रेक्ष्य जिससे किसी कहानी को सुनाया जाता है वो क्या कहलाता है, उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, उसको हम दृष्टिकोण कहते हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, दृष्टिकोण कहा जाता है उसको। ठीक है, आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चंस। 35 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा इसी के साथ ही साथ में। प्रश्न टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस व्हाट डिड स्यू डू इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ स्टोरी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, आप देख लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर पढ़ी होगी। देखिए 35 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, जॉन्सी का मन उसकी बीमारी से हटाने के लिए व्हाट डिड सुई डू इन द स्टोरी द लास्ट लीफ, के लिए सुई ने कहानी द लास्ट लीफ में क्या किया था। तो जो सुई नाम का पात्र था उसने झांसी को खुश करने के लिए क्या किया था। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, यानी कि कपड़ों और फैशन के बारे में बताया। सुई टॉक अबाउट फैशन, स्टार्टेड पेंटिंग इन द रूम एंड विस्टल्ड टू चीयर जॉन्सी अप, यानी सुई ने क्या किया था, जॉन्सी को खुश करने के लिए फैशन की बातें करी, उसके पास बैठकर पेंटिंग की और सीटी भी बजाई, ये सारे काम उसने किए। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी काम किए थे। ठीक है, द लास्ट लीफ, लास्ट पत्ता जब तक रहेगा तब तक उसकी जिंदगी रहेगी, ऐसा जॉन्सी को विश्वास था। ये चीजें मैंने आपको बता रखी थी। ठीक है, लेकिन वो लास्ट में जो पेंटर होता है वो एक प्रकार से अपने प्राण दे देता है और जॉन्सी की लाइफ को बचा लेता है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बैलेंसिंग ऑफ टू कॉन्ट्रेडिक्टिंग वर्ड फ्रेज एंड क्लाउज इज कॉल्ड। प्रश्न आपसे बढ़िया पूछा गया। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 32 नंबर में। प्रश्न है कि बैलेंसिंग ऑफ टू कॉन्ट्रडिक्टिंग वर्ड, यानी कि जो दो विरोधाभासी शब्द होते हैं या शब्द जो वाक्यांश होते हैं, फ्रेज या क्लाउजेस इज कॉल्ड, यानी दो विरोधाभासी शब्दों या वाक्यांशों के संतुलन को क्या कहा जाता है? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? एंटीथिथिस। एंटीथिथिस माने होता है आपका विलोम पद, ठीक है। यानी इट प्लेसेस अपोजिट आइडियाज टुगेदर टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट, यानी इसमें विरोधाभासी विचारों को एक साथ रखा जाता है ताकि एक विपरीत प्रभाव पैदा हो सके। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। 32 का आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न क्या आ चुका भैया? 33 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए इसी के साथ साथ में। 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एम्फोरिज्म इज, बताएं सूक्ति। एफोरिज्म, एफोरिज्म क्या होता है? जिसको सूक्ति कहते हैं हिंदी में, छोटा सा पद होता है, एक संक्षिप्त और सारगर्भित कथन को सूक्ति कहा जाता है, जिसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। तो सूक्ति क्या होती है? एफोरिज्म जो होता है आपका असॉर्ट पिटी स्टेटमेंट, ठीक है। असॉर्ट पिटी स्टेटमेंट को बोलते हैं एफोरिज्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एफोरिज्म एक्सप्रेस अ जर्नल ट्रूथ इज अ कॉन्क्वाइज कॉन्सियस माइनर, यानी कि यह कम शब्दों में किसी बड़े सत्य या सिद्धांत को व्यक्त करने वाला एक कथन होता है, ठीक है। उसी को हम एफोरिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हिंदी में सूक्ति कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट डज द वर्ड जोनेटर मीन्स इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। प्रश्न आपसे कह रहा है, व्हाट डज द वर्ड जोनेटर मीन्स इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ कहानी जो लिमेंट की है, द लास्ट लीफ कहानी किसकी है बताएं? द लास्ट लीफ कहानी के लेखक कौन है बताएं? द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ कहानी के ओ हेनरी नाम के इतिहास इसको जो है उन्होंने लिखा है। विलियम सिडनी पोर्टर इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। ओ हेनरी अपनी कहानियों में ट्विस्ट एडिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ओ हेनरी ने लिखा द लास्ट लीफ, ओ हेनरी की रचना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न क्या पूछा गया आपका 36 नंबर में? 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो है द लास्ट लीफ में जोनीटर शब्द का क्या अर्थ है? तो जोनीटर शब्द का अर्थ होता है अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति जिसका नाम किसी इमारत की देखभाल करना है, ठीक है। कहानी में जोनीटर ही बूढ़े जो है बरहमन को बीमार अवस्था में पाता है। तो पूरी कहानी मैंने समझा रखी, तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। तो आपने 36 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस जो है 36 के बाद में आपका 38 से लेकर के 75 तक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 इसकी आएगी, उस क्लास 2 में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लास 2 में चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी लंबी वीडियोज होती जा रही हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे।